नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पॉलिटिक्स तो कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया में हो ही रही है, अमेरिका में भी हो रही है, जहां डेमोक्रेट्स अमेरिका का मीडिया जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी मैनेजमेंट बड़ी इफेक्टिव है, उन्हें बेजा भी बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनके बिल को भी तनकीद का निशाना बनाया जो रिलीफ पैकेज वाइट हाउस सामने लेकर आया था। लेकिन ख़दशा ये है कि जिस किस्म की सियासत जो है वो पाकिस्तान में कोरोना के इस क्राइसिस के दरमियान हो सकती है, वो ग़ालिबन दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रही। आज उसकी एक बड़ी वाज़े झलक उस वक़्त सामने आई जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक वीडियो लिंक के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपोजिशन लीडर्स को भी मदऊफ़ किया गया, लेकिन जब वज़ीर आज़म ने उसे ख़त्म किया तो अपोजिशन के लीडर इस वजह से नाराज़ हो गए कि उन्हें लगा कि वज़ीर आज़म को उस पूरी बहस में उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेना चाहिए था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की टीम ये बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की उसके बाद बहुत सी स्केड्यूल्ड मीटिंग्स थी, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर मैनेजमेंट का बहुत ही शदीद किस्म का प्रेशर है, जिसे हम इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं हम देख रहे हैं बखूबी इसका। क्योंकि गुज़िश्ता फ्राइडे को जब मैं उन 8 लोगों में शामिल था जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था ब्रीफ करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर यूजुअल अंदाज में सबके क्वेश्चन नहीं ले सके। 3-4 लोगों के ही सवाल लिए, कुछ लोगों ने ज़्यादा वक्त ले लिया, उसके बाद वज़ीर आज़म उठ गए थे। हमारे सवाल सबके वज़ीर आज़म नहीं ले सके थे। तो उम्मीद यही की जाती है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है इस मौके पर अपोजिशन जो है, ये बहुत से और जो ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बिकॉज चैलेंज जो है वो कोरोना पेंडेमिक का जो चैलेंज है, जिसे अगर हम अरबी ज़ुबान में समझें तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। वबा है ये, क्योंकि अरबी में आखिर वबा है, वबा है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने और मशरक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, चूँकि वबा उनकी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उन्होंने बहुत तेज़ी से स्विफ्टली इससे रिएक्ट किया और उस किस्म की स्विफ्टनेस जो है वो हमारे यहाँ देखने में नहीं आ सकी। लेकिन अगर वज़ीर आज़म डरते थे, उनके जहन में खौफ था कि लॉकडाउन के जो असरात हैं वो बड़े मनफी असरात भी निकलेंगे। अब वो लॉकडाउन की बहुत सी चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त एक हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तानी रुपया जो है वो 9-10 महीने में कभी इतनी शिद्दत से नहीं गिरा था जितना अब गिरा है। 3-4 रुपये गिरा है और इस वक्त 62 और 63 163 रुपया है $1 के मुकाबले में। और खदशा ये है कि ये प्रोसेस जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट मसलसल गिर रही है, खुलती है तो बंद होती है, खुलती है तो बंद होती है। आज भी 5-6% उसमें कमी जो है वो देखने में आई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस वक्त जो है पाकिस्तानी मईशत को वो ये है कि यूरोप और अमेरिका जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स के पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ से जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, मुलतवी हो रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो बहुत बड़ा हिस्सा उसका मशरक़ी वस्ता से और अमेरिका से, यूरोप से आता है, उन रेमिटेंसेस में भी कमी मतवक्को है, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट्स हैं वो रिएक्ट कर रही हैं। वहाँ ग़ालिबन ख़दशा ये है कि कुछ हफ्तों में इतने पैसे नहीं होंगे जब पेमेंट्स करनी होंगी IMF की, और फिर इंपोर्ट हमारी जो हमारी इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो बहुत हद तक इनइलास्टिक हैं। ये वो चैलेंजेस हैं जो अब सप्लाई चेन चैलेंजेस भी बन सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस बन सकते हैं, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस बन सकते हैं। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद भी होना होगा। पाकिस्तानी कौम को जो है अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सी चाहिए होगी। और इसी हवाले से मेरी आज की डिस्कशन है। बहुत ही मैं कहूँगा कि इंटेलिजेंट पैनल है मेरे साथ, सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन पाकिस्तान। मैं समझूंगा कि हम बड़ी आपके लिए एक बड़ी मौसर, बड़ी इफेक्टिव डिस्कशन कर सकेंगे। मुझे ज्वाइन कर सके हैं इस वक्त गौहर एजाज साहब, जो ग्रुप लीडर हैं, पैट्रन चीफ हैं एप्टमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे सिराज कासिम तेरी साहब जो कि चेयरमैन हैं BMG ग्रुप के, और उसके अलावा कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, एक इन्फ्लुएंशियल कारोबारी शख्सियत हैं, मामलात को बहुत समझते हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे जावेद हसन साहब जो लाइफ लॉन्ग बैंकर रहे हैं, चेयरमैन नेफ्टेक हैं, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दलेर आदमी हैं, बाहिम्मत शख्स हैं, उनको हमने ऑफ़र दी थी बाकी सबकी तरह के भी, आप भी हमें फ़ोन के वीडियो लिंक पे ज्वाइन करने कहते हैं मैं स्टूडियो आऊँगा, तो वो अभी स्टूडियो पहुँचे नहीं है, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सीधा जा सकूँ गौहर एजाज साहब की तरफ। गौहर साहब, मैंने आज आपको दोबारा जहमत दी, कल भी आप मेरे साथ थे, और मैंने जहमत आपको इसलिए दी कि आप मुझसे मुसलसल आइडियाज़ शेयर कर रहे थे कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट और हमारी एक्सपोर्ट्स है, इसका क्या ताल्लुक है। कुछ हम मेरे व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि जो झटका हमें लगा है एकदम 9-10 महीने के बाद, हम तो सोचते थे हमारा डॉलर स्टेबल हो गया, लेकिन डॉलर 155 से उठ के गुज़िश्ता 1-10 हफ्ते 162 पे, ये 7-8 रुपये का उसमें इजाफा हो चुका है। क्या वजह है इसकी गौहर एजाज साहब?
जी अस्सलाम वालेकुम मोहित, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आज फिर जो है मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। असल जो आपके सामने सिचुएशन है कि हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स जो है यूरोप और अमेरिका में हैं, जो कि टेक्सटाइल्स की महीने की तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है। सालाना 13.2 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। अब जो 1.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है उसमें तकरीबन शेयर जो है अमेरिका और जो यूरोप का 500 मिलियन डॉलर का है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस वक्त तमाम बड़े स्टोर्स ने यूरोप से कहा है कि आप शिपमेंट्स होल्ड कर लें, और कुछ स्टोर्स ने ये कहा है कि जनाब हम आपको जो है वो 3 महीने बाद बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट्स के साथ क्या करना है। अमेरिका की क्योंकि अभी सिर्फ 4 स्टेट्स लॉक इन है, लेकिन उन्होंने भी जो है यहाँ पे जो है एडवाइस किया कि आप शिपमेंट्स को होल्ड करें। तो इसका मतलब है मुझे अप्रैल का महीने में ऐसा नजर आ रहा है कि जो हमारी 1 बिलियन डॉलर की शिपमेंट्स अमेरिका और यूरोप जाती हैं उसमें से 80 से 90% शिपमेंट्स नहीं जा सकें। ठीक है, तो ये बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा गैप जो है वो अगले महीने हम समझ रहे हैं आएगा। उसका फर्क डॉलर पे उसकी वजह से ये जो फर्क पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट्स की हमारी आमदनी में कमी मतवक्को है, रेमिटेंसेस में कमी मतवक्को है, उसका डॉलर के साथ क्या ताल्लुक है? डॉलर क्यों 7-8 रुपए ऊपर जा रहा है उसकी वजह से? जी मैं आप यही इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जब ये डॉलर आज से ही जो हमारी पेमेंट्स इस वक्त जो माल शिप भी हुए हैं उसकी भी पेमेंट्स स्टोर्स ने रोक ली है। जैसे सबसे बड़ा यूरोप का स्टोर ज़ारा है, तो ज़ारा के तमाम स्टोर्स उन्होंने कहा है कि हमने अपने 6700 स्टोर बंद कर दिए। इसी तरह दूसरा बड़ा जो बायर है वहाँ पे आस्टा या आइकिया, ये जितने बायर्स हैं उन सब ने एक दफा जो है। और अमेरिका में वॉलमार्ट की क्या सूरत हाल है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर है, उसकी क्या सूरत हाल है? अभी अमेरिका ने पेमेंट्स नहीं रोकी, लेकिन यूरोप ने पेमेंट्स रोकी हैं इस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने स्टोर्स बंद कर दिए और उसकी पेमेंट्स भी जो माल भी पहुंचे रुक गए। तो इस वक्त हम जो इनफ्लो है डॉलर्स का, हम ये देख रहे हैं कि पेमेंट्स आनी बंद हो गई। और मैं यही समझता हूँ कि ये हमारे कैश फ्लो का प्रेशर आज, क्योंकि हमारी करेंसी फ्लोटिंग है और जो है वो ओपन मार्केट के अंदर तो एक अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर्स का इनफ्लो था वो पिछले 5 रोज से टूटा हुआ है, क्योंकि और उसकी वजह से अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं मजीद भी समझाता हूं। मैं जरा इसमें जावेद हसन साहब को ले सकूं। जावेद हसन साहब, आप लाइफ लॉन्ग बैंकर है क्रेडिट स्विस के साथ और भी बहुत से बैंकों के साथ, यूरोप में भी आपने काम किया। जावेद हसन साहब, ये जो चूंकि हमारे यहाँ अब डॉलर की आमदनी या उसकी इनफ्लो में कमी हो रही है, तो करेंसी मार्केट्स को ये लगता है कि पाकिस्तान को जो पेमेंट्स करनी है आगे इंपोर्ट्स की, चूंकि हमारी इंपोर्ट्स इनलास्टिक हैं, उनकी जो पेमेंट्स करनी है, उसके अलावा IMF वगैरह की पेमेंट्स करनी है, तो उसके नतीजे में दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। डॉलर की कमी चूंकि इंडिकेटेड है, और डॉलर की कमी की वजह से, डॉलर की कमी के खदशे की वजह से प्राइस जो है डॉलर की ऊपर जा रही है। तो जावेद हसन साहब, आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल में अगले 4-6 हफ्तों में कोई इंप्रूवमेंट हो सकेगी? मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो तकरीर में ये कहा है कि वो चाहते हैं कि ईस्टर में अमेरिका के गिरजा घर और चर्चेज भरे हों। अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है कि हमें इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं होने देना है, हमें इंडस्ट्री को खोलना है। देखिए मोहित, सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग जो अभी क्राइसिस फेस कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है। जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन है, यूएस की कॉन्ट्रैक्शन है, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है पोटेंशियली अगर ये 4-5 महीना चलता है, और जैसे लॉकडाउन के बारे में अगर अमेरिका और यूरोप में चलता है, तो कॉन्ट्रैक्शन 2-3 क्वार्टर्स में अप टू 25-30% हो सकता है। ये रेंज अब ये इमेजिन करें कि 25-30% अगर GDP कॉन्ट्रैक्ट करता है इन मुल्कों का, तो हम लोग का क्या हाल होगा। तो हम लोग ये भी पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। मैक्सिकन पेसो जो है वो 30% गिर चुका है, रशियन रूबल कोई 20% गिर चुका है, इंडियन रुपी कोई 7% गिर चुका है। तो अगर हम लोग 6% के करीब गिरे हैं, 5.8%, 154 से लें, सो वी हैव डन रिलेटिवली वेल। इट्स नॉट ग्रेट, बेहतर होता कि हम लोग एकदम नहीं गिरते, मगर एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए था कि ग्लोब में क्या हो रहा है। देयर इज अ फ्लाइट, सारे अपने डॉलर्स रख रहे हैं। इंग्लैंड का करेंसी जो है वो एक हार्ड करेंसी है, वो कोई 15% कर चुका है जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है। तो आई थिंक वी हैव टू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि रिलेटिवली व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, करना क्या है, करना क्या है, देयर इज नॉट टू मच। करेंगे क्या हम? नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। देखिए, आपके इंपोर्ट्स पर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। सारी नॉट ओनली ऑयल प्राइसेस मगर कमोडिटी प्राइसेस जनरली
काफी सारे जो डिफरेंट कमोडिटीज हैं उनके भी प्राइसेस काफी नीचे आए, एनीथिंग फ्रॉम 40% टू 20%। तो उसके भी जो इम्पैक्ट आएगी, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके भी फायदा होगा आपको इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आप शुक्र करें कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2 बिलियन पर था वो आपको 200-300 ऑलमोस्ट सरप्लस पर जा रहा था। अगर इमेजिन करें अगर वो 1.5-2 बिलियन पर रहता और ये हाल होता तो क्या होता। सिराज कासिम तली साहब, हमें पता चल रहा है कि अभी भी हालांकि इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट्स हैं, जो फ्यूल मार्केट्स हैं, जो गैसोलीन मार्केट्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम मार्केट्स हैं, वहाँ पे तो बैरल जो है वो तकरीबन $23-24 पे आ चुका है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे दो माह के, हम अभी भी $60 की पेमेंट जो है वो कर रहे हैं। सिराज कासिम तली साहब, आपको क्या लगता है कि ये वाइज था क्या, या हमसे नेग्लिजेंस हो गई है हमारी हुकूमत के इदारों से कि हमने 2-2 महीने की पेमेंट रखी हुई थी आगे पेमेंट्स? मैं ये कहूँगा कि जो हुकूमत ने अभी पैकेज दिया है अच्छा दिया है, मगर जो आप बात कर रहे हो डॉलर इसकी पेट्रोल की, इनको 15 रुपए से ज्यादा देना चाहिए था, कम से कम 25 रुपए इनको अभी देने चाहिए थे। मगर मैं एक बात और कहूँ कि जैसे जावेद साहब ने कहा ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है, हमको आज एक पॉलिसी बनानी है। पाकिस्तान को पॉलिसी ये बनानी है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री किसी तरह उसका पहिया ना रुके, और उसके लिए जितना रिलीफ जो कुछ देना है देना चाहिए। गौर ने कहा कि सारी शिपमेंटें वगैरह रुक जाएगी, आपकी इकोनॉमी चलेगी लोकल इंडस्ट्री पे। ये पूरे पैकेज में इनको करना ये था कि इनको इलेक्ट्रिक के रेट्स कम कर देने चाहिए थे, इनको गैस के रेट्स कम कर देने चाहिए, इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के और बेनिफिट देना चाहिए। और इसमें ये ना सोचे कि स्पेस क्या है, आपके पास फिस्कल स्पेस है कि नहीं है। इसलिए बात ही है कि अगर ये चीजें आप नहीं करोगे, इंडस्ट्री ना चली, आपकी लोकल इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई, तो जॉब क्रिएशन रुक जाएगा, जॉब रुक जाएंगे, और पहले ही आप तकलीफ में हो। इतनी सारा अच्छा पैकेज देने के बाद देखिए सिराज कासिम तहरी साहब, सिराज कासिम तहरी साहब, तारीख गवाह रहेगी कि वजीर आजम पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक कोशिश की, वजीर आजम पाकिस्तान ने सारी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की, अनपॉपुलर हो गए। वो ये कहते रहे कि ये जो लॉकडाउन्स हैं, कंप्लीट किस्म के जो लॉकडाउन्स हैं, इसके बड़े ये तो इम्प्रैक्टिकल भी हैं और इसके बड़े ख़तरनाक और दूरस किस्म के नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। लेकिन अब तो जो माहौल बन गया, वो तमाम क्रिटिक्स जो थे, अपोजिशन लीडर थे, मीडिया क्रिटिक थे, पब्लिक फिगर थे, जिन्होंने कहा कि 100% लॉकडाउन होना चाहिए, वो लॉकडाउन तो उन्होंने करवा दिया है। तो अब जब लॉकडाउन हो गया तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? भाई बात ये जो थोड़ी बहुत भी चलेगी उधर ही चलेगी, 20-25% चल रही है वो चलेगी। इसके अलावा देखे ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आपको रोज डिसीजन लेने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे लोगों को रिलीफ दे के सेटिंग करके, ताकि गाड़ी चलती रहे, लोगों को पैसा पहुंचता रहे, लोग खाना पीना खाते रहे। आपको तो ये 2-3 महीने सरवाइव करना है, और ये एडॉक बेसिस पे सरवाइव करना है। हर वो स्टेप लेना है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं ले सकते, मगर आपको लेना पड़ेगा। ये हालात है। पॉइंट दे सकता हूँ, ठीक, मैं एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट दे सकता हूँ मोहित। मैं कहता हूँ कि जो सारी रिलीफ देनी चाहिए जी, बहुत क्विकली, मुझे अभी तक आवाज तो नहीं लिया को देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सारा जो रिलीफ देना चाहिए, 200 बिलियन ऑलरेडी क्या है फॉर द पुअर पीपल एहसास के थ्रू, और भी जस्ट अबाउट एवरीथिंग जाना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ द पीपल रादर देन इंडस्ट्री, इसलिए कि उनकी अगर कंजम्पशन रहेगी तो इकोनॉमी भी चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हैविंग द 15 रुपी कट, कोई कट नहीं होना चाहिए, सारी डायरेक्टेड होनी चाहिए थी टू द मोस्ट पुअर कास्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, इसलिए कि उनकी कंजम्पशन रहे, उनकी बाइंग पावर रहे। अगर उनकी परचेसिंग पावर रहेगी तो इंडस्ट्री तो खुद चलेगी। जब तक वो खरीदते रहेंगे इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो rather than putting hands in the money of industrialists, मेरे साथ रहे, they are not the one. It has to be put in the hands of the consumers directly. मेरे साथ रहे, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो 15%, जो 15 रुपए की मजीद उन्होंने दी है, पहले 5 रुपए की दी थी, 15 रुपए की मजीद उसमें कमी की पेट्रोल प्राइस में, तो वो भी तो अल्टीमेटली जो लोअर मतवस्त तबका है, जो गरीब तबका है, उसके पैसे बचेंगे। आप तो शायद डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं जी डॉक्टर मोहम्मद शैब। नहीं, लेकिन आप फिर अदरवाइज कैसे देंगे पैसे? आपने पैसे दिए ना, जब आपने पेट्रोल के पैसे जावेद कम किए, तो आपने जिसने पेमेंट करनी थी पेट्रोल की, मोटरसाइकिल वाले को दे,
मोटरसाइकिल वाले के होते हैं जो केरोसिन खरीदता है घर के लिए, वो उसको दें. गिव इट टू डायरेक्टेड टू द पीपल हु आर मोस्ट नीडी एट द लोएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, रादर देन मुझे तो नहीं चाहिए रिलीफ, आपको तो नहीं चाहिए रिलीफ. तो लोअर स्पेक्ट्रम के लोग हैं ना, अब बड़ी गाड़ियां और लेकिन सर प्रैक्टिकलिटी भी तो आएगी ना कि हुकूमत देगी कैसे रिलीफ. पेट्रोल पंप पे तो नहीं कहेगी जिसकी गाड़ी का साइज 800 सीसी से ज्यादा है उसको नहीं देनी, मतलब मुश्किल हो जाएगा. अच्छा बहरहाल डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, जो स्पेसिफिक साइंटिफिक, अगर इंडस्ट्री नीचे जाएगी, उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाएगा तो मजदूरों को मिलेंगे पैसे. ऐसा ना हो कि मजदूर बेरोजगार हो जाए. बात तो वही मजदूरों की हो रही है, चाहे चैनलाइज किस तरह करो. अब पॉइंट ये है कि जरा मुझे चाहिए ना सही. गवर्नमेंट का, अगर जावेद साहब कह रहे हैं अगर इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म है तो बिस्मिल्लाह. गवर्नमेंट का. अच्छा सिराज कासिम दिल से मेरे साथ रहिए. डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, जो बहुत स्पेसिफिक निपे तुले स्टेप शुरू से लेने चाहिए थे, जबकि चीन ने हमें 2 महीने की कम से कम हमें मार्जिन मिल गया था जनवरी फरवरी में, वो हम नहीं ले सके. ग़ालिबन उसकी वजह ये थी कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कंसीव नहीं कर सकी, उसको समझ नहीं आई कि ईरान की तरफ से जो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का मसला था. ये और बात है कि अब ज़ाहिर है हर ऑपोजिशन टेम्प्टेड है कि वो तो कहते हैं कि सीधे छुरी लेके वज़ीर आज़म तक जाना. समझ नहीं आई सिस्टम को कि हमने ईरान की तरफ से जहाँ लोग मज़ारों में गए हुए थे तकरीबन 8-10 हज़ार 5 हज़ार से ज़्यादा, उसको हमने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जो सारा इनफ्लो हुआ है कोरोना वायरस का वो बेसिकली तफ्तान की तरफ से हुआ. अब ये सारे जो एक्सट्रीम मैयर लिए हैं, इससे जो वज़ीर आज़म तो आखिरी वक्त तक बेचारा चीखें मारता रहा, जो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्राइसिस खड़ा होगा. अब इस्लामाबाद में भी सब करियाना स्टोर भी आज बंद हो गए, बेकरियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने की जगह भी बंद हो गई थी. ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्राइसिस खड़ा हो, जो हमने कभी किसी जंग में भी नहीं हमने अपनी सप्लाई चेन बंद की. 1965 1971 हमारी सप्लाई चेन कभी बंद नहीं हुई पिछले 70 साल. ये पहली दफ़ा है कि हम अपनी कराची पोर्ट से लेकर खैबर तक अपनी सप्लाई चेन को हमने रोक दिए. इस चैलेंज का किस तरह से मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया मोहित. मोहित देखिए, पहले तो जो बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में था, सिराज भाई भी थे, दूसरे लोग भी थे. एक तो मैं क्लियरली थोड़ा सा क्लियर कर दूं बड़ा क्विकली कि दुनिया में एक जो मुसद्दका तरीका है वो ये है कि जब इन्फ्लेशन बहुत होती है, अफरात-ए-ज़र महंगाई बहुत होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाते हैं. अफरात-ए-ज़र नहीं है ना, कल भी हम ये डिस्कशन करते हैं. मैं ये तो हम सिर्फ गवर्नर को नजर आती है. नहीं, लेकिन ये अफरात-ए-ज़र तो आम आवाम, जब हम कहते हैं अफरात-ए-ज़र नहीं है तो अपोजिशन कहती है महंगाई से लोग मर गए. अफरात-ए-ज़र तो है आपके सामने, इन्फ्लेशन तो है, हम खुद मानते हैं. अच्छा, दूसरी बात तो कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है. देखिए कोई एक स्टैंड पॉइंट नहीं है ना. सारे लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं ना, आप भी महंगाई पे प्रोग्राम करते हैं. 2 हफ्ते पहले अब कोरोना आ गया तो महंगाई, वरना आपने पिछले 6 महीने महंगाई पे हमें लताड़ के रखा हुआ था. मैंने अच्छा जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं मीन मीडिया की बात कर रहा हूँ. अच्छा, दूसरी बात कही जाती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे होगा तो फिर इंडस्ट्री बूम करेगी. तो PMLN ने तो 5 साल 7% पे रखा, जीरो इंडस्ट्री आपकी बढ़ी, आपकी जीरो एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी नेगेटिव ग्रोथ हुई. तो 7% पे क्या मार्का मार लिया जो हमने नहीं मार्का मारा. कहने का मतलब ये कि हमारे मुल्क में, मैं यहाँ पर अब हमारी सिचुएशन ऐसी कि इस पर किस दिन अलग से प्रोग्राम करें. हमने सब ने बड़े लैप्सेस किए हैं, हम पॉलिटिशियंस ने भी बहुत किए हैं. उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की वैल्यू ऐड करने में. मैं बार बार कह रहा हूँ, $1 की जो चीज़ आती है उसमें अगर वैल्यू ऐड करें तो वो $25 तक जा सकती है. गौहर साहब बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर कौन जानता है. लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारी अवाम, हमारे बिजनेसमैन, मैं उस अवाम की बात नहीं कर रहा बेचारी जो हुई नीचे, उनके तो नहीं ये काम नहीं थे, लेकिन जो हमारे यहाँ जो ऐसे लोग थे जो डिसीजन मेकिंग थे, उन्होंने अच्छे डिसीजन पिछले 30-40 साल में नहीं लिए, तो हम आज यहाँ हैं. लेकिन बहरहाल मैं खुश इस बात पे हूँ कि सिराज भाई वगैरह की एक्सपेक्टेशन पिछली दफ़ा पे थी कि अगर ये 10-9 के करीब कहीं इन्फ्लेशन रेट, अपना इंटरेस्ट रेट आए तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. वी आर ऑलमोस्ट देयर, 11% हो गया, मजीद थोड़ी बेहतर आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है और ये नीचे आएगा. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतना नहीं होता. दूसरी बात, अगर आप पूरी दुनिया का डाटा उठाएं तो कौमों में सेविंग लोगों की बहुत होती है. जब लोग सेविंग करते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं. आप पाकिस्तान में सेविंग देख लें और बांग्लादेश में देख लें, बांग्लादेश में 30% है. सेविंग कब होती है? जब आप लोगों को मुनाफा देते हैं कहीं ना कहीं से, या वो स्टॉक में करें, स्पेंड करें, या वो किसी चीज़ में. जो आम पब्लिक है उसको तो कोई सेविंग की जगह नहीं मिलती अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर ना हो. तो आपने सब लोगों का देखना, ये तो एक साइड हो गई. तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी नीचे जाने की, हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ने की, हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाने की या कम हो जाने की वजह इंटरेस्ट रेट नहीं. ये गलत कहा जाता है. इंटरेस्ट रेट बहुत देर तक मजीद बात करते हैं. बड़ा देर से प्रोड्यूसर शीखी हमारा मेरे कान में. एक ब्रेक ले लें और मुझे शक है
कि गौहर एजाज साहब और सिराज कासिम तेली साहब जो हैं वो बड़ा वायलेंटली डिसएग्री करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब के एनालिसिस से, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्त से पहले डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही डिटरमिन नहीं करते एक्सपोर्ट्स को, वरना इसहाक डार साहब ने 6-7% पे रखा इंटरेस्ट रेट को, बहुत देर तक कम रखा, लेकिन उसके बावजूद जो है एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा जो है वो नहीं हो सका। मैं इस पे लेना चाह रहा हूँ कमेंट मैं जल्दी से। उसके अलावा हमने इसमें कोई हम एक दूसरे को सच्चा झूठा बिल्कुल साबित नहीं कर रहे, इनकी बहुत सारी बातें इनकी ठीक है, लेकिन एक बात और मैं कर दूं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 200 अरब के करीब एक्सपोर्टर्स को लोन लेके दिए हैं 7-8% के ऊपर ऑलरेडी, और उसके साथ साथ हमने 200 अरब का अभी पैकेज दिया। और इस जितनी मर्जी मुश्किल हो, आपने अगर गौर किया हो कि प्राइम मिनिस्टर ने आपने अभी कहा कि बेचारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीखते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना प्राइम मिनिस्टर बेचारे हैं, ना वो रोते हैं, ना चीखते हैं, वो धाड़ते हैं, बट वो डिटरमिन्ड हैं। उनको ये लगता है कि मुकम्मल आप इन गुड सेंस बिल्कुल एक दो नहीं 3-4 दफा वजीर आजम ने आप इन गुड सेंस में कह रहे थे, क्योंकि लीडर का काम ही ये होता है कि लॉकडाउन से, बेसिकली सेड दैट ही इज ऑन रिकॉर्ड कि लॉकडाउन के अपने इफेक्ट्स हैं। He said ना, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने सुनी नहीं। वो एक बड़ा खूबसूरत, पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर लॉकडाउन कर दिया, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि लोग जिस मोड पे घबरा के छोड़ जाते हैं, तुझसे मिलने की उम्मीद हो तो मैं वहां तक सोचूं। तो जो लीडरशिप होती है टीनेज लव की कहानी है, हार्मोनल एज में होता है। बहरहाल लीडरशिप का काम ये होता है कि वो दूर तक देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मैं क्योंकि मीटिंग्स में बैठा होता था, वो हर एक से ये पूछते थे कि मैं लॉकडाउन कर देता हूं। इन्फेक्शियस डिजीज के लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके हमारी आर्म फोर्सेस से सब लोग। और इसमें हमारी जो आर्मी की लीडरशिप थी उनका भी बड़ा वाजे ओपिनियन था कि हमने अपनी इंडस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर का बड़े वाजे डायरेक्शन थे कि इंडस्ट्री हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा जो गरीब आदमी नीचे 24.9% हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे हैं, उनका क्या बनेगा? अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आपने अगले दिन देखा टीवी पे रवैया चेंज होना शुरू हो गया। अब लोगों को अंदाजा होना शुरू हो गया, जब लाइनें लग रही हैं दुकानों पे, किसका तो फायदा नहीं है। जब आपका मुलाजिम 500 बंदों में खड़े हो गए दूध खरीद के आएगा तो लॉकडाउन का गौहर साहब रिस्पॉन्डिंग टू दिस, वैल्यू एडिशन नहीं की आप लोगों ने 70 साल में, ठीक है? इंटरेस्ट रेट शहबाज को जवाब देता हूँ। जनाब शहबाज, हम पूरा पाकिस्तान देखता है, जो इंडस्ट्री होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, ये आप अपने मुल्क में माल नहीं बेच रहे होते, आप जाके दुनिया में माल बेचते हो। और जब आप दुनिया में बेचते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आपको रीजनली कंपेटिटिव होना। जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें जो एक गलती रह गई, वो गलती थी कि उन्होंने एनर्जी की प्राइस को दुनिया से ज्यादा दुगना रखा। दुनिया की प्राइस 7.5 सेंट थी बिजली की, $6 गैस की थी। यहाँ पे जो है वो हमने 158 अप्लाई किया। पंजाब जहाँ पे 70% इंडस्ट्री थी, उसमें 13 सेंट की बिजली मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हुई। और मैं आपको याद करा दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद एप्टिमा तशरीफ लाए इलेक्शन लड़ने से पहले, और उन्होंने खुद आके अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया एप्टिमा में कि मुझे मालूम है कि सनतें क्यों नहीं लग सकी और पंजाब में और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ सकी, क्योंकि एनर्जी की प्राइस हमारी ठीक है। और पहला मैनिफेस्टो का उनका जो पहली इम्प्लीमेंटेशन पहली कैबिनेट में हुई, वो यही हुई कि 7.5 सेंट के ऊपर बिजली पूरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को लगे, जिसकी वजह से ये तो चले इंटरेस्ट रेट्स की एक्सप्लेनेशन हो गई ना, लेकिन गौहर एजाज एप्टिमा में एक्सपोर्ट आपने वैल्यू एडिशन नहीं की। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 35% क्वांटिटेटिवली 18 महीने बढ़ी, और इस वक्त पूरी कैपेसिटी पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री $2 बिलियन चल रही थी। आपने वैल्यू एडिशन की बात की, इस वक्त 13.2 बिलियन में से 10.5 बिलियन वैल्यू एडेड गुड्स बन रही है पाकिस्तान में, रॉ मटेरियल नहीं बन रहा। शहबाज, ये भी बता दूं। अब हम आज की तरफ आ जाते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पैकेज 1 ट्रिलियन रुपये का दिया है, और 1 ट्रिलियन रुपये का पैकेज जो है वो इसी तरफ है कि जो है वो मजदूरों को और उस तरफ लेके जाना है कि हमारी आम आवाम को उसका फायदा हो सके। इंडस्ट्री ने उनको क्या कहा है कि इंडस्ट्री ने कहा है कि सिर्फ हमारे पैसे वापस कर दे, और वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है कि 100 अरब जो हमारा रिफंड था, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारी कौम है, और हम बिलीव करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारे पैसे वापस कर दें, 100 अरब रुपए जो सेल्स टैक्स की मद में DLT, और उसी की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। साथ हमने कहा है कि हम तनख्वाहें भी खुद देंगे और खुद संभालेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक होगा। और उसके अलावा हम राशन, अगर पूरे शहरों में जरूरत पड़ी तो सनतकार खड़ा होगा,
किसी को भूखा नहीं सोने देगा। ये आपका पाकिस्तान का सनतकार है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं कहूँ, जो गलती कर रहे हैं आप, वो गलती है सूद के रेट की। सूद का रेट जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। पाकिस्तान की सारी सनत बंद है। पाकिस्तान का जो डेट है उसका 75% मेरी स्टेट ने लिया हुआ है, पाकिस्तान ने लिया हुआ है। ये दोनों जो है वो किसी तरीके से महंगाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ना आप जो पैसा ले रहे हैं वो पैसा आप महंगाई का हिस्सा नहीं ले रहे, ना मैं जो पैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहा हूँ, जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, ये वो पैसा बिल्कुल महंगाई के अंदर अपना रोल अदा नहीं कर रहा। ये इन्फ्लेशन इसकी वजह से नहीं है। इन्फ्लेशन करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हुई, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी जो कि हर चीज आती है, उसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी और डोमेस्टिक इनपुट बढ़ी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का नंबर आया। ये नंबर अब आज एक आर्टिफिशियल नंबर हो चुका है। ये एक नागहानी आफत पाकिस्तान पे आ चुकी है और वो नागहानी आफत है कोरोना। इस कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मार्केटें बंद हो गई हैं, पाकिस्तान की मार्केटें बंद हो गई। जरा जावेद हसन साहब कि महंगाई रख के हमने सूद का रेट 11% रखा है। ये 11% का रेट पाकिस्तान में ना कोई दे सकता है, ना स्टेट दे सकती है। जावेद हसन, बुनियादी तौर पे इंडस्ट्री का व्यू ये है, इंडस्ट्री का व्यू ये है कि अब महंगाई, इन्फ्लेशन, ये गिरानी उस रेट की नहीं है गुज़िश्ता चंद माह से, और अब तो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कंजम्पशन रुक गई है। तो स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उनका व्यू रियलिस्टिक या हकीकत पसंदाना नहीं। एक मिनट, ये जो कंजम्पशन गिरी है, एक्सपोर्ट्स गिरे, इज नॉट बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई है। आपने खुद ही कहा है कि एक्सपोर्ट्स तो मैक्सिमम पीक पे थे, मैक्सिमम 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थे कुछ दिन पहले। ये तो एक्सपोर्ट्स इसलिए गड़े हैं कि डिमांड जो है वेस्ट में कम हो गया है, खत्म हो गया है। अब आप जीरो भी कर दें इंटरेस्ट रेट, तो क्या वो एक्सपोर्ट्स की डिमांड वापस आ जाएगी? वो तो नहीं आनी आपकी। तो दैट हैज नथिंग टू डू विद इंटरेस्ट रेट्स, इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मगर ये हो ना, अगर आप इंटरेस्ट रेट फॉर आर्गुमेंट से जीरो पर कर देंगे तो आपकी फॉरेन डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन लोकल इंडस्ट्री तो चलेगी ना जावेद हसन साहब। मोहित साहब, जावेद हसन साहब मेरे साथ में यूके में बैठे हैं, उनको पाकिस्तान का अंदाजा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सनत बंद हो गई है। आज ये बंद सनत कहाँ से 11% सूद देगी? ये आज जहाँ बैठे हैं यूके में 0% का इंटरेस्ट रेट है, 0% का, और 0% के ऊपर वहाँ सनत बंद है। मुझे कह रहे हैं कि बंद सनत पे 11% का सूद दो। ये कौन सी दुनिया में मुमालिक में काम हो सकता है? जावेद हसन साहब, आप तो बरतानिया में, वहाँ 0% है। डॉक्टर साहब मैं कुछ ये 0%, वहां इन्फ्लेशन भी 0% है। आप इन्फ्लेशन अभी 0% नहीं हुई है, जैसे अगर 0% होगी तो क्यों इंशाल्लाह यहाँ भी स्टेट बैंक 0% पर इंटरेस्ट लेगा। रियल रेट यहाँ अभी 1% पर है। आप अगर जब डॉलराइजेशन होगी तो आप भी बहुत तेजी से वैल्यू होगी, उससे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उससे आप और पुअर लोग को सफर करना पड़ेगी। तो ये इतनी आसान बात नहीं है कि आप जीरो कर दें। जावेद साहब, सिराज कासिम तेरी साहब का भी व्यू ले लें। सिराज कासिम तेरी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन है अभी भी। सी बात है, मेरी बात सुने। गौर एजाज इज ऑन द ग्राउंड, एक बात। नंबर 2, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, हमें इंडस्ट्रियां नजर आ रही है। मैं 22 साल से चैम्बर चला रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या तकलीफ है क्या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक टारगेट करना है कि लोकल इंडस्ट्री बंद ना हो, ताकि लोगों की नौकरियां ना जाए, और उसका इलाज इंटरेस्ट रेट को ले आना था 4-5% पे, कम से कम सिंगल डिजिट पे लेकर आना था। और इसके अलावा बहुत अच्छा पैकेज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, उसको बाकायदा पास ऑन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि हो जाए। देखो, वी आर फेसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। ये कोई रियलाइज कर ले कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास फिस्कल स्पेस है नहीं है, हालात क्या है इस वक्त, तो क्या है कि आपको हर वो काम करना है कि आपकी इंडस्ट्री चले जिसके जरिए आपके लोग खाए पिए, आपके मजदूर खाए पिए और वो घर ना जाए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके लिए बिजली का रेट, उसके लिए गैस का रेट, जो कुछ हो सकता है ये करना चाहिए था, और जो किया है बहुत अच्छा है। आप थोड़े दिन सब्र करके देखें आगे क्या हाल होने वाला है। ब्रेक के बाद ये इशू भी एड्रेस करते हैं कि आईएमएफ तो खुद कह दिया है, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि दुनिया की इकोनॉमी एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है। तो क्या पाकिस्तान आईएमएफ से अपनी किस्तें रीस्केड्यूल करवा पाएगा? क्या पाकिस्तान पेरिस क्लब के पास जा सकता है अपने कर्जे रीस्केड्यूल करवाने के लिए? क्या हुकूमत और आईएमएफ में एक कामयाब नेगोशिएशन हो सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सवाल है जिसको एड्रेस करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक। की बात बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा सूरत हाल में जो दुनिया की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की हुकूमत को IMF से पेरिस क्लब से रीस्केड्यूलिंग की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि इस सवाल का मैं जवाब लूँ, एक और भी सवाल दुबई से मुझसे किसी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि गौहर एजाज साहब से और सिराज कासिम तेरी साहब से ये पूछें कि जो हुकूमत ने लेबर के लिए और जो गरीब आदमी के लिए रखे हैं पैकेज, ये कैसे इंश्योर होगा कि ये आप इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पास नहीं रख लेंगे और ये जो इंसेंटिव है ये गरीब तक पहुंच पाएगा। जी गौहर एजाज साहब, सिराज कासिम तेरी साहब। जी मोहित, मैं आपका बात का जवाब देना चाहूंगा इसमें कि नंबर वन, वो उसका अभी कोई तरीकाकार नहीं वाजिया किया गया कि जो ये पैसे जो डेली वेजेस के लिए पैसे रखे वो कैसे देने। अगर हुकूमत जो है, हमने हुकूमत को कहा है हम अपने जो वर्कर्स जो सैलरीड और जो हमारे लोग हैं हम उनको खुद अपनी सैलरी देंगे, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। नंबर वन, तो हम हुकूमत से कोई पैसा नहीं मांग रहे। दूसरी चीज, हमने हुकूमत को कहा है जो 100 अरब रुपए हुकूमत ने इस पैकेज में रखे हैं, जो हमारे पैसे सेल्स टैक्स के, हमारे ड्यूटी ड्रॉबैक के, कस्टम ड्यूटी के पैसे हैं, वो पैसे हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का है हमें सिर्फ हमारे पैसे दे दें ताकि हम जो है वो जो निज़ाम चला सके। आप बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब ने, शहबाज गिल साहब ने बात की कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके 18 महीने में अपनी पूरी कैपेसिटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की टेक्सटाइल की चलाई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है कि $6.5 और 7.5 सेंट की बिजली को इम्प्लीमेंट किया और पूरे दुनिया में हमने मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मार्केट किया। अब यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से 2 हफ्ते में पूरी दुनिया तब्दील हो गई। तमाम स्टोर्स यूरोप के लॉकडाउन हो गए हैं, अमेरिका लॉकडाउन हो गई है और आज 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी ना सिर्फ पेमेंट्स रुक गई हैं बल्कि उसके बाद उन्होंने ऑर्डर्स को भी स्लो डाउन दिया। और मुझे उम्मीद है हम 90 दिन में वापस आ जाएंगे। अगर आप वो चाइना का एग्जाम्पल देते, वो 90 दिन में वापस आ जाए, हम भी इंशाल्लाह 90 दिन में वापस आ जाएंगे। तरत खड़ी है, अपना बोझ खुद उठाएगी, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं पाकिस्तान चलना चाहिए। पाकिस्तान चलने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान चलने के लिए आज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो सिर्फ जो है $24 बिलियन है हमारी इकोनॉमी का, जो 8% बनती है। हमारी 92% डोमेस्टिक इकोनॉमी है। हम ये कह रहे थे कि ये 8% पूरा का पूरा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लेके पूरे पाकिस्तान को लेके चलेगी ताकि हम अपना जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट ही खत्म कर दें। करंट अकाउंट तो खत्म हो गया, ट्रेड डेफिसिट खत्म कर दें। हम तो इस टारगेट पे चल पड़े और इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे कि हमने $50 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है 3 साल में, इसी गवर्नमेंट में, इन्हीं पॉलिसीज के तहत। जो मैं शहबाज गिल साहब को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सूद का जो हम कह रहे हैं और उसको डिफेंड कर रहे हैं 11% को, आज सनतें बंद हो गई हैं। हमारा $5.5 ट्रिलियन रुपए का जो मैं कर्ज बता रहा हूँ ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने लिया हुआ है। ये तमाम सनतें आज बंद है शहबाज भाई, और जब ये बंद हो चुकी हैं, बंद सनत सूद कैसे देगी मुझे बताएं। इसका जवाब देना सनत को मैं कह रहा हूँ ये अपनी वर्कर को तनख्वाहें दे दे। हाँ ठीक, ये आपने देखें कि मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब ले लिया जाए। गौहर साहब, गौहर एजाज साहब, पैसा रोक लिया। गौहर एजाज साहब, ये सवाल आपने बड़ा पर्टिनेंट फ्रेम कर दिया है और इसको इसी तरह से इसका जवाब चाहिए। जिस इंडस्ट्री बंद पड़ी है उससे 11% इंटरेस्ट आप कैसे लेंगे? देखिए मोहित, इसमें जो चंद बातें गौहर एजाज साहब ने की वो बिल्कुल मैं आता हूं आपकी तरफ, वो स्पेसिफिक बिल्कुल वैलिड बातें की। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कोरोना आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी अच्छे तरीके से इंडस्ट्री, पहले मेरा ख्याल 30-40 साल ने किसी को इंडस्ट्री को किसी ने खड़ा नहीं किया अपने सारे टाइम में, 1-1.5 साल में। और वो गौहर साहब ने आपको बताया कैसे खड़ा किया, कितने मुश्किल हालात में। कोरोना ने आके इनकी भी हमारी भी वो सारी जो ये 11% कैसे देंगे अगर इंडस्ट्री? डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे नजर रखे हुए हैं। असद उमर साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस पे मजीद बेहतरियां लेके आएंगे। अभी मैं ऐसी पोजीशन में नहीं कि आपको इसका जवाब दे सकूं क्योंकि हमारी टीम इस पे काम कर रही है। बहुत जल्द इसमें इसका कोई जवाब आपके पास है? अगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा बंद है तो 11% इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे कर्जों पे? सजेशन प्लीज। जी जावेद साहब। हेलो, एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, आप पूरे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज वो आप जो है बिल्कुल मार्केट बेस रखें, मगर ये एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस पोजीशन में, इसमें अगर इंटरेस्ट पेमेंट है, सूद है, उसको डिफर करें। बैंक्स को कहें कि, और ये इंग्लैंड और ये सब में हो रहा है कि फॉरेन रेंटल पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स कोई 2-3 महीने के लिए डिफर करें। ये जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दिया जाए। आप ऐसे कहिएगा तो बिजली को भी जीरो कर दिया जाए, हर चीज जीरो कर दिया जाए। ये बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विद इन काम करना है। मगर ये है कि जो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके बैंक्स को उसका लिहाज करना होगा, स्टेट बैंक को भी लिहाज करना होगा।
डिफरमेंट ऑफ पेमेंट हो सकती है, और ये बड़ा आसान मैकेनिज्म है। अच्छा, मगर ये नहीं है कि आप पूरा सराज कासिम तेली साहब, इज दिस द वे फॉरवर्ड? ये सोल्यूशन है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसको डेफर कर दें? अगर आप आईएमएफ के पास जाते हैं ये कह के कि इंटरेस्ट पेमेंट डेफर कर दें, तो फिर इंडस्ट्री की भी डेफर करें 3, 4, 6 महीने के लिए। जी सराज कासिम तेली, इज दिस द वे फॉरवर्ड? ये सोल्यूशन है? कोई समझा दे कि क्यों डेफर करे भाई, आप इंटरेस्ट रेट घटा सकते हो। मेरा एक सवाल है, एक रिक्वेस्ट है शाहबाज भाई से, अगर इजाजत दे, जरा ये मालूम करके पब्लिक को बताए कि भाई ये ट्रेजरी बिल के पैसे किसके हैं, ये हॉट मनी किसकी है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ऊपर रखा गया है, ताकि हमारी जान छूटे इनसे। अभी हालात जो है, और हालात जो इस मुल्क के हैं, इस मुल्क को देखो, इस मुल्क की इंडस्ट्री को देखो, बाकी आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, सबको भूल जाओ, इसलिए कोई दुनिया में इनको पैसे नहीं देने का। आप अपने मुल्क को बचा लो, बाकी किसी को फिक्र न करो। ये गौर कह रहा है, ये सही कह रहा है। लोकल इंडस्ट्री तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वापस जिंदा हो। ये एक मुनासिब सवाल है, ये एक पर्टिनेंट सवाल है, जरा इसका जवाब शहबाज गिल साहब, आपको या जावेद हसन में से किसी को अंदाजा है कि ये जो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया तकरीबन $3 बिलियन, जिसमें से कुछ निकल भी गए हैं, और जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड में ये पैसा किन ग्रुप्स ने किया है, ये कौन लोग हैं? नहीं देखिए, आपने कहा सेविंग्स रेट एनीवे लो है, आपके अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, सॉरी कैन आई फिनिश प्लीज, अगर सेविंग्स रेट हमारे पाकिस्तान में, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में बोरो करना पड़ता है। अगर वो भी पैसे नहीं आते तो ये पैसे किसके हैं? ये कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया, ये 13.25% इंटरेस्ट रेट पे ये कंपनियां किसकी हैं? कैन आई जस्ट से, ये इंटरेस्ट रेट जो है इट्स बेस्ड ऑन मेंटेनिंग रियल इंटरेस्ट रेट, पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट, और ये इसमें कोई वो नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स की हाथ। ये एक आपकी स्टेटेड पॉलिसी है, आपको रियल पॉजिटिव रेट रखना है, और अगर आपकी 13% 12% इन्फ्लेशन रेट थी एक्सपेक्टेशन, उस पर आपको 13% रखना पड़ता था। अब अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 10% है तो 11%। इट इज नथिंग टू डू विद फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। 5% या 6% है इन्फ्लेशन। अच्छा, इजाजत दीजिएगा एक सेकंड में, सवाल उधर ही रहेगा, मैं वही जवाब देता हूं, वही जवाब मैं देता। जावेद साहब एक सेकंड दीजिएगा। एक बात का आपको, जावेद भाई को, गौहर भाई को, अवाम को बिल्कुल एतमाद होना चाहिए, ये पैसा किसी भी सूरत इस दफा किसी समधी का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं है, मानते हैं। इस दफा आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऐसा जो ऑनेस्ट है, जिसका पैसा ये नहीं है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का तो हमें एहसास है कि नहीं। जब हमें इकोनॉमी मिली तो हमारा मुल्क बैंकरप्ट था, हमें आसानी से पैसा भी नहीं आना था, हमारे पास हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे, बाकी सब पे भी है। नहीं देखिए, बाकी सब नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस ले रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर से को पता तो होना चाहिए ना इस सवाल की किसका पैसा पता है। ये किसी एक बंदे का पैसा नहीं, बहुत सारे आप भी इन्वेस्ट कर लेते। देखिए ना, मेरे पास तो टका नहीं है। जावेद साहब ने कहा कि एक पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ हमारी एक सर्टेन कंडीशन थी, उसमें हमने पैसा लेना था, और इन्वेस्टर्स ने बाहर से इन्वेस्ट किया, वो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा सवाल जो इंडस्ट्री से पूछा था, कोई छुपके नहीं, ये जो पीआईबी में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में और ये ट्रेजरी बिल में पैसा आया है, ये पैसा कितनी मुद्दत और टेन्योर के लिए आया है, और ये कितना पैसा है, ये टेन्योर क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, तो ये कितनी मुद्दत के लिए दे रही है? ये कल सवाल हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्रीफिंग थी, उसमें ये सवाल किया गया था, और ये कहा गया था कि ये $2-3 बिलियन है, तो ये आप निकल गया तो आप क्या करेंगे? तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये जवाब था कि हम इसको ऑलरेडी मैनेज कर कि ये कितने टेन्योर के लिए है ये पैसा, और कितना पैसा है? नहीं, टेन्योर तो इसमें कोई मुसद्दका नहीं होता। हम दो क्वेश्चंस इंटरमर्ज कर, आप पीआईबी की बात कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स, एक तो वो पैसा है जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक बैंक्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं, और स्टेट को जो है वो पैसा जो मिलता है या वो स्टेट उठाती है, वो एक टेन्योर पे उठाती है। मैं आज के प्रोग्राम से ये भी कह रहा हूँ डॉक्टर शहबाज गिल के थ्रू, और पूरे जो है स्टेट बैंक भी अगर सुन रहा हो, कि प्लीज हम ये समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटी हमें यहाँ पे 7 पुश्तें हो चुकी हैं यहाँ पे कारोबार करते हुए, और हम ये समझते हैं कि ये सूद का रेट सस्टेनेबल नहीं है। जैसे तेल का रेट सस्टेनेबल नहीं था, 60 का 20 हो गया, इसने
डॉक्टर साहब जो मर्जी कह लें, इसी प्रोग्राम में बैठ के डॉक्टर साहब कहेंगे कि 5% सूद हो गया, गौर एजाज साहब और सिराज। वक्त मेरा खत्म हो गया। इंशाल्लाह मैं तो कह रहा हूँ हम उस पर काम करेंगे। मेरा खत्म हो मैं गया। तो आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम उस पर काम करेंगे। वक्त मेरा खत्म हो कर रहे हैं दिन रात। वक्त मेरा खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि किसी तरह से हमारी आवाज जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक तक और नहीं वो पहुंच चुकी है, वो और आवाज पहुंच चुकी है, हफीज शेख तक भी पहुंच सके, वजीर आजम तक तो पहुंच ही रही है। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है आपसे। बहुत शुक्रिया।